साहित्य निधि में सुनिए कहानी दुलाई वाली, जिसकी लेखिका हैं राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला। ये कहानी हिंदी साहित्य निधियों में से एक मानी जाती है। तो आरंभ करते हैं कहानी दुलाई वाली। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में मैली सी तौलिया से लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरी में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियां और सुंघनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदौलिया के बाईं तरफ जो गली है, उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे मकान से पुराने मकान में वो जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में हाथ की चीज़ें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता, जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा, कहकर सीता चली गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आ रहे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है? कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, ये बात है, नवल जो चाहे करावें। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाकों में दम आ जाएगी। क्यों? किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? हंसी ठट्ठा राह में अच्छी लगती है भला? उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज़ मैं चौके में बैठी पूड़ियाँ काढ़ रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, ए बुआ, देखा तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तुम्हारे शर्म से मरसी गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वो बोली, खाने दो, खाने पहनने के लिए तो आई ही है। पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर वंशीधर कोठरी से बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आईं और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बनारस में ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले, साली और सास के सिवाय और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में नाते से मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की के विदा की सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देई भी रोते रोते ही तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे किसी नहीं थी कि 2-2 4-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वालों के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे? एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है। वो हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं। जिस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। वंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ़ करोगे, मैं ही जाता हूँ।
जाते जाते वंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो उतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वालों ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब वंशीधर ने मन में कहा, चलो एक का ही सही, पहुँचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। वंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देई बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ? यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे ही वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक वंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पछता से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ? क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल आए? नहीं, एक देशी धोती पहनकर आना था, सो भूल कर विलायती पहन आए। नवल किशोर कट्टर स्वदेशी हुए ना, वो बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे 2-4 सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए? देशी लेने से भी दाम लगेगा, सही रहेगा तो देश में ही। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या ये बुरी है? इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। वंशीधर एक कुली करने चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। वंशीधर फिर कर बोले, अगर 1.5 दर्जे का ही टिकट लूँ तो? इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। ये कहते हुए वंशीधर आगे बढ़े। यथा समय रेल पर बैठकर वंशीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुँचे। वहाँ पर पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। वंशीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, तहरा गए। भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात की थी कि जानकी सुनेगी तो ताना पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। वंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वो पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वो नहीं आए, कोई अटकाव हो गया होगा, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो 1.5 का था, पर 1.5 दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे ही दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में वंशीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुछ 10 ही 12 स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। मिर्ज़ापुर में पेट राम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही वंशीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोमचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुँचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ लें, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वो रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब वंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वो चाहते तो इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। वंशीधर अपने कमरे में बैठा तो 2-1 मुसाफिर अधिक दिख पड़े। आगे वाले में से एक उतर भी गया। जो लोग थे सब तीसरे ही दर्जे के योग्य ही जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो वंशीधर ही थे। उनके कमरे में पास वाली जगह में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वो बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी।
वंशीधर ने सोचा इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वो स्त्री कुछ अचकचा कर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी वो मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी, केवल दो चार आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वो बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थीं। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मन ही तो नहीं आइलन हो, देखो रोवल कर थईन। अरे दूसरी गाड़ी में बैठा हुई हैं। उसके साथ बैठी दूसरी औरत ने जवाब दिया। दूर वो रही, ये जनानी गाड़ी थोड़े ही है। पहली बोली, तऊ तो भलू तो कहूँ, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौने गांव उतरबू बेटा, मिर्जापुरा चढ़ी हूँ ना। इसके जवाब में उसने जो कहा वो सुन न सकी। तब पहली औरत बोली, हट, हम पूछला ना, हम कहाँ उतरबू हो, आए इलाहाबाद। दूसरी औरत बोली, इलाहाबाद कौन सा गांव हुई कोइया। पहली बोली, अरे नाही जानल, प्रयाग जी, जहाँ मनई मकर नहाए जाला। अच्छा, भला प्रयाग जी काहे ना जानीत, ले कह के नाही तोरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाए चुकी हैं। ऐसो हो सोमवारी और गहन दका दका लाग रहा तउन तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। पहली औरत बोली, आवे जाए के तो सब औते जात बटले बाटन, फुन ये साई तो बेचारो विपत में ना पड़ल बाटिन। ए हम पंचा हई, राजघास टिकस कटौली, मोगल के सराय उतरली, होदे पुनः चढ़ली। दूसरी औरत बोली, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली और मोरे संगे रही, द कोने टिसनिया पर ऊकर मलिकवा उतरे से कि जो तइया गाड़ी खुली। अब भैया ऊ गरा फाड़ फाड़ नरियाए, ए साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहब गड़िया तनी खड़ी कर, भला गड़िया दहीनाती काहे के कड़ी होत। ऊ मेहरवा बड़ी उजबक रहल। पहली बोली, भला केहू के चिल्लाए से रेलिया को खड़ी होला। इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थीं एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगे। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर दुख प्रकट करते जाते। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बायदा नाही, हे साहेबा सुनी तो कलकत्ते ताई से मसूलिया ले। अरे इनो तो नाही कि दूर से आवत रहलन, फरागत के बदे उतरलन। चौथी स्त्री बोली, हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो ना किया कोइया। तीसरी बोली, हम देखे रहली, मजेक टोपी देहले रहलन को। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते वंशीधर ऊब उठे। तब तक उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेले छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। वंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक्य धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, ये बात आप तो भली कही, नहीं भैया, हम पंचे काहे के केहू से कुछ कही। अरे एक के एक करत न बाए तो दुनिया चलत कैसे बाए, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई को उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई नाराज भी हुए। सो मैं आपसे नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ ना कुछ कह डाला था। पिछली सीट में केवल एक स्त्री जो फारा सीसी छींट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर वंशीधर की ओर ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। वंशीधर सोचने लगे कि ये क्या बात है, देखने में तो ये भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। वंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे।
यदि तार से कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी ना कोई आया तो क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। कब भैया, जो केहू बिन टिक्कस के आवत होए तो ओकर का सजा होएला। अरे ओका ही नहीं चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा देलन और औपा तउन टिक्कस लेके चल देहलन। किसी किसी आदमी ने यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को वंशीधर इसके जेवर छीन कर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। उसकी इस बात पर वंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो वंशीधर से बदला लिए बिना न रहता। वंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा, उनको भी अपने संग उतार लो। फिर इस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वो बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर वंशीधर ने न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। वंशीधर के जाते ही बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। स्टेशन मास्टर से पूछने पर मालूम हुआ कि कोई तार नहीं आया। अब तो वंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वो स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे ये सब कहाँ गई, ये कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर वंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइट में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि दुलाई से मुंह निकाल कर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे ये क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया, कैसा गजब किया तुमने। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता है कि वो तुम्हारी बहू थी। अच्छा तो वे लोग गई कहाँ। वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ ये तो कहो, तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले। मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं ड्योढ़े दर्जे में ऊपर वाली बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में तुम पेट के धंधे में लगे थे। मैं तुम्हारे पास से निकल कर गया, तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देख लें, करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। ये सुन वंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। वंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वो बेचारी जो तुम्हारे गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत ही तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, वो बहुत ही डर गई। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में थे ना। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़ी गया था, 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र वधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम जानो क्या, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो इन्हें दया ना आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को ले राजी खुशी घर पहुँचे, और मुझे भी उनकी ये राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की लिखी कहानी दुलाई वाली, जो 1907 में प्रकाशित हुई थी।